जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम ब्रह्मांड का भाग 3 पढ़ेंगे और इस भाग में हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है आज ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं एवं जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है। सामान्यतः जितने भी ग्रह होते हैं वो मुख्य रूप से या तो क्या होते हैं, वो पत्थर से मिलके बने होते हैं, या फिर आप वो मिलके बने होते हैं चट्टानों से, या वो मिलके बने होते हैं गैस से। ठीक है। तो ग्रह का निर्माण किन किन चीजों से होता है? पत्थरों से, चट्टानों से, या फिर गैस से। तो तीनों में से आप जो बातें हैं उनको आप याद रखिए। आगे है इसमें कि सौर मंडल में मौजूद ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और ये श्रेणी किस प्रकार से है इनको हम जानते हैं। पहली श्रेणी है परंपरागत श्रेणी, जिसको आप बोलते हैं परंपरागत ग्रह। ऐसे ग्रह जिनकी कुल संख्या कितनी है? 8 है और जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? परंपरागत ग्रह कहते हैं। दूसरे हैं बौने ग्रह। ऐसे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा नहीं करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं बौने ग्रह। और ये कौन कौन से होते हैं? प्लूटो, सैरस और चेरोन। ये इन 3 ग्रहों के आप इसमें नाम याद रखिएगा। दूसरे हैं लघु सौर मंडलीय ग्रह। ऐसे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक पूंछ के रूप में परिक्रमा करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लघु सौर मंडलीय ग्रह। या फिर ऐसे ग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें भी अपन क्या बोलते हैं? लघु सौर मंडलीय पिंड कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे धूमकेतु और क्या आते हैं? उपग्रह आते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि ऐसे ग्रह जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जनरली आप यदि इन्हें अपनी नॉर्मल आइज से यदि सही समय पर देखेंगे आप इनको, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे नग्न ग्रह कहलाते हैं। और ये ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति और पांचवा है शनि। आगे है ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, अब हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले। तो पहला इसमें जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए। तो एक वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना है, योहानेस केपलर। इन्होंने ही हमें बताया था सबसे पहले कि हमारे सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? सूर्य है। नहीं तो इनसे पहले हम क्या जानते थे कि पूरे हमारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी। लेकिन वो बात क्या थी? गलत थी। और इन्होंने ही हमें बताया कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो ये बात हमें किसने बताई थी? योहानेस केपलर ने। इनको आप ग्रहों की गति के नियम से याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जितने भी ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वह परिक्रमा करने की जो उनकी दिशा है वह अलग अलग है। बेसिकली जो शुक्र ग्रह है और जो अरुण ग्रह है, ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, जबकि शेष 6 ग्रह हैं वह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है। जैसे पीछे मैंने आपको लिखवाया है क्या? बुध, फिर लिखवाया मैंने शुक्र, फिर उसके बाद आएगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद आएगा आपका अरुण और आखिरी में क्या है? हमारा वरुण। तो बुध के दूसरा वाला ग्रह, वरुण के दूसरा वाला ग्रह,
तो ऐसे आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं कि पहले नंबर ग्रह के बाद का दूसरा नंबर ग्रह और पीछे से आखिरी के दूसरा वाला नंबर का ग्रह। तो ये दोनों ग्रह पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और शेष 6 के 6 ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस बात पर आप लगा लीजिए IMP, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है कि आकार व बनावट की समानता होने के कारण हम शुक्र ग्रह को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पहले नाम तो इसका पृथ्वी की बहन, या फिर इसी का नाम है भगनिका, या इसी को आप कहते हैं भूर का तारा, या इसी को आप कहते हैं सांझ का तारा। तो आपको शुक्र ग्रह के संदर्भ में ये बातें याद रखना है कि शुक्र ग्रहों को हम इन अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है कि बुध व शुक्र ग्रह, जो बुध ग्रह है और एक जो शुक्र ग्रह है, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चंद्रमा परिक्रमा करता है, उसी प्रकार से ये जो दो ग्रह हैं, इनके चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला बिंदु है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है। क्यों गर्म है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रह के चारों ओर के वायुमंडल का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इस ग्रह का तापमान बुध ग्रह की तुलना में भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वैसे सूर्य से सबसे पास कौन सा है, बुध, गर्म होना चाहिए बुध ग्रह को, लेकिन है कौन सा, शुक्र ग्रह, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये एक फैक्ट है जो कि बहुत से कम छात्रों को पता होता है। ठीक है। और आगे ही क्या कहेंगे, इसी का दूसरा नाम होता है चमकीला तारा। तो शुक्र ग्रह के कुछ नाम हमने ऊपर जाने थे, उसी में एक और नाम और आप ऐड करेंगे कि चमकीला तारा किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह का ही एक और नाम है चमकीला तारा या शाइनी स्टार। उसके बाद अगला बिंदु है कि जो शुक्र ग्रह है, यह पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह है, और सबसे दूर कौन सा है, हमारा वरुण ग्रह है। तो पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह का नाम बताएं, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, शुक्र ग्रह। ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आंसर ये होगा गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है, एक बृहस्पति। यह बृहस्पति का चंद्रमा है, वो भी सबसे बड़ा। ठीक है। क्योंकि उपग्रह का मतलब क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको अपन बोलते हैं उपग्रह। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, और ये किसका है, बृहस्पति का है। ठीक है। आगे बात करते हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। मतलब मंगल ग्रह के पास में दो दो चंद्रमा हैं। कितने हैं, दो दो चंद्रमा। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी के आकार को हम किस नाम से जानते हैं, गैवुड के नाम से जानते हैं, जियोइड। ठीक है। ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। आगे कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा क्या कहलाता है, डॉग स्टार या साइरस कहलाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रात के समय सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देने वाला तारा क्या है, साइरस है, या इसी का एक और नाम होता है डॉग स्टार। ठीक है। अब हम इसमें अगला बिंदु जानते हैं कि समस्त ग्रहों के उपनाम, जितने भी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के क्या क्या उपनाम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का एक और नाम क्या है कि इसको हम अपोलो या फिर साइकाल, मतलब सुबह के समय बुध ग्रह को हम अपोलो के नाम से जानते हैं और शाम के समय इसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह। तो अभी मैंने बताया था कि इसे हम पृथ्वी की बहन या भगनी का, भूर का तारा या सांझ का तारा, या इसी का नाम होता है चमकीला तारा। तो इन इन नामों से इसको हम जानते हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र नाम है नीला ग्रह, क्योंकि इस पर जीवन संभव है और जल की मात्रा क्या है, इस पर ज्यादा है। इसी की वजह से क्या है,
इस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला ग्रह मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को जानते हैं लाल ग्रह से, क्योंकि इसकी मिट्टी में फेरस ऑक्साइड के कण मिलते हैं। सर्वाधिक उपलब्धता होती है फेरस ऑक्साइड के कणों की। ठीक है, इसलिए मंगल ग्रह का नाम क्या है? लाल ग्रह। अगला है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का एक अन्य नाम है गैसीय पिंड वाला ग्रह, और इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है और ये पूरे गैस का बना हुआ है। ठीक है, अगला ग्रह का नाम है शनि। शनि को हम श्वेत ग्रह मतलब सफेद ग्रह या छल्ले वाला ग्रह या फिर वलयकारी ग्रह के नाम से जानते हैं। सामान्यतः बृहस्पति, शनि और अरुण इन तीन ग्रहों के चारों ओर छोटी क्षुद्र ग्रहों की क्या है? एक वलयकारी संरचना है। शनि के पास भी है, बृहस्पति के पास भी है और अरुण के पास भी है। तो इन तीनों को भी आप इसमें एक इनडायरेक्टली पॉइंट के रूप में याद रख सकते हैं। अगला है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को हम हरे ग्रह के नाम से जानते हैं और इसी को हम लेटे हुए ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे 5 डिग्री तक झुका हुआ है, बहुत कम झुका हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको देख के लगता है कि ये लेटा हुआ है। तो लेटा हुआ ग्रह का मतलब कौन है? अरुण ग्रह है। उसके बाद अगले ग्रह का नाम है वरुण। तो वरुण ग्रह को भी हम क्या कहते हैं? हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें जाना कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपनाम क्या होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है कि चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, फॉसिल प्लैनेट। तो ये एक नया बिंदु है, शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि चंद्रमा का एक और अन्य नाम है जिसे अपन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अगला बिंदु है कि चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी का मतलब होता है कि चंद्रमा का अध्ययन करना। आगे बात करते हैं चंद्रमा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में। सामान्यतः चंद्रमा 3 अलग स्वरूपों के बारे में अपने आप को दर्शाता है। इसमें पहला होता है सुपर मून, दूसरा होता है ब्लू मून और तीसरा होता है ब्लड मून। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस कंडीशन में हम उस चंद्रमा को सुपर मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है जब एक कैलेंडर महीने में यदि एक महीने में या 30 दिन की अवधि में 2 बार क्या पड़ जाए? पूर्णिमा पड़ जाए। तो और दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? ब्लू मून कहते हैं। फिर से आप इसको जानने का प्रयास कीजिए कि यदि एक महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं तो उनमें से जो दूसरी पूर्णिमा का चांद है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसमें ब्लड मून, रक्त चंद्रमा। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने के बाद में जो नया चंद्रमा सामने आपको दिखाई देता है उसी को हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा का जो रंग होता है रक्त के समान लाल हो जाता है। तो इससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की जो दूरी है वह कितनी है? तो ये कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। तो ये एक फैक्ट है, आप इसके डिस्टेंस को याद कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र कम होने के कारण इस पर वायुमंडल क्या है? अनुपस्थित है। सामान्यतः क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को किसी ग्रह पर छोड़ते हैं तो वह वस्तु ऑटोमेटिक कहाँ जाती है? नीचे की तरफ, क्योंकि उस ग्रह के अंदर क्या लगता है? एक ग्रेविटी लगती है। तो चंद्रमा की जो ग्रेविटी है पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में कितनी है? 1/6 है। किसकी? मून की। इसलिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का जो गुण है वह बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ के वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वह उस वायुमंडल से क्या हो जाती हैं? चंद्रमा से दूर भागने लगती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने का कारण क्या है? तो उत्तर क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र कम होने की वजह से। ठीक है, अगला बिंदु है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर
किस पथ पर परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक वृत्ताकार पथ। पीछे मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं ये कैसे घूम रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है। और मान लो ये क्या है? हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो कक्षा है वह कैसी होगी? विरत्ताकार होगी। ठीक है। आगे है इसमें, एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? एक चंद्रमास में लगभग 28 दिन होते हैं। और यदि हम पृथ्वी के 365 दिन में निकालें कि एक साल में कुल कितने चंद्रमास होंगे, तो आंसर हो जाएगा 13 चंद्रमास। ठीक है। तो 28 दिन की अवधि को हम एक चंद्रमास या वन लूनर मंथ कहते हैं और एक साल में ये लगभग कितने पड़ जाते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्का या केतु को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो उल्का होते हैं या जो केतु होते हैं जिन्हें अपन मेट्रोस कहते हैं, इन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। अगला बिंदु है इसमें कि चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर रहकर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में क्या करता है? एक चक्कर पूरा कर लेता है और यही क्या कहलाती है? उसकी चंद्रमास की अवधि कहलाती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जिससे दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय ले लेता है। ठीक है। अगला बिंदु है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुध। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वरुण। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था डायग्राम की सहायता से कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह का नाम क्या है। अगला बिंदु है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह, तो ये भी अभी पढ़ चुके हैं अपन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, ऐसा ग्रह जिस पर डेंसिटी या घनत्व का मान या जो घनापन है वो सबसे ज्यादा है, तो वह क्या कहलाएगी? हमारी पृथ्वी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है? आंसर पृथ्वी। अगला प्रश्न है इसी में कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये भी हम पीछे पढ़ के आए, शुक्र ग्रह को ही हम सर्वाधिक चमकीले ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा है? हमारा शनि। शनि के चारों ओर बहुत ज्यादा संख्या में क्या है? उपग्रह चक्कर लगाते हैं, मतलब इसके जो प्राकृतिक चंद्रमा है वह बहुत ज्यादा संख्या में, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह क्या होगा? हमारा शनि होगा। ठीक है। अगला बिंदु है धूमकेतु। धूमकेतु को हम इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। अब ये होते क्या है? तो यह बहुत ही छोटे पत्थर, धूल व गैस के पिंड होते हैं। मतलब धूमकेतु का निर्माण किन किन चीजों से होता है? पत्थर से होता है, धूल के कणों से होता है और गैसीय पिंडों से होता है। तो इसी का नाम क्या होता है? धूमकेतु होता है। और धूमकेतु में एक छोटी सी पूंछ लगी होती है। ठीक है। और ये धूमकेतु क्या करता है? सभी ग्रहों की तुलना में क्या करता है? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है, लेकिन इसके परिक्रमा करने का जो पथ है वह फिक्स नहीं है। यदि फिक्स होता तो फिर ग्रह कहलाता, फिक्स नहीं है, इसकी पूंछ निकली होती है आगे। ठीक है। और इसी पूंछ निकलने की वजह से इसी को हेली या फिर एक जो हमारे सौर मंडल में है जिसे हम बोलते हैं हेली नाम का एक धूमकेतु है, तो पीछे इसमें क्या निकली है? छोटी सी पूंछ निकली है। ठीक है। तो इस तरह आज हमने ग्रहों और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जाना। ठीक है। तो अब ये हमारा चैप्टर हो गया पूर्ण रूप से कंप्लीट। इसके और प्रश्न बनेंगे तो उनको हम लगातार प्रतिदिन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यदि आप और ज़्यादा एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे संबंधित नोट्स और इससे संबंधित एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।